नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। रात के 8 बजे हैं। आज सवाल ये कि कश्मीरी महिलाओं को आजादी कब मिलेगी। जी हां, एक ऐसा सच कश्मीर का आज आपके सामने होगा जिससे शायद आप अब तक अनजान हो। आजादी के बाद और आजादी के बावजूद आज महिला दिवस के दिन हम जिस आजादी की बात कर रहे हैं उसके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। कश्मीर में हालात आज ये हैं कि वहां के कई लोग लोकसभा चुनाव के लिए तो वोट दे सकते हैं, लेकिन अपने राज्य में पंचायत से विधानसभा चुनाव तक में वोट नहीं डाल सकते। वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के ग्राम प्रधान नहीं बन सकते किसी गांव के। ये बात सरकारी नौकरियों से लेकर संपत्ति और दूसरे कई मामलों में भी लागू होती है, क्योंकि वहां महिलाओं के लिए अलग कानून है, पुरुषों के लिए अलग। धारा 35A के मुताबिक अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला राज्य से बाहर के किसी पुरुष से शादी कर लेती है तो उस महिला का स्थायी निवास प्रमाण रद्द हो जाता है। जरा सोचिए, क्या जम्मू कश्मीर में महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का हक मिला हुआ है? जवाब है नहीं। अगर राज्य की कोई लड़की राज्य के बाहर किसी लड़के से शादी करे तो ये उनकी जो है ना, ये पीआरसी जिसे कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, उनकी समाप्त होती है। उसके बाद उनके जितने भी बच्चे होते हैं तो उनका भी वो पीआरसी नहीं देते हैं बाद में। इसके अलावा ये आर्टिकल है, ये 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। तो इसके अलावा यहाँ पर कोई बाहर का कोई आदमी जायदाद नहीं खरीद सकता, उनकी कोई सेटलमेंट नहीं हो सकती। तो इसके अलावा वो राज्य विधानसभा के जो चुनाव हैं उनमें भाग नहीं ले सकता। तो इसका मतलब यह है कि इससे पूरा भारतीय सिटीजन और जम्मू कश्मीर का सिटीजन डिफरेंशिएट हो जाते हैं। कमाल देखिए कि बाहर के राज्य में शादी करने के बाद जम्मू कश्मीर के पुरुषों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं होती, लेकिन महिलाओं के हक छिन जाते हैं। यानी बाहर के राज्य में शादी करने वाली कश्मीरी महिला, उसके बच्चे और उसके पति जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए वोट नहीं डाल सकते। वे सूबे की सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते, राज्य सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप और दूसरी मदद नहीं ले सकते। बाहर के राज्य में शादी करने वाली महिला खुद संपत्ति रख सकती है, लेकिन यही संपत्ति उसके बच्चों के नाम नहीं हो सकती। अब उनको प्रॉपर्टी वो रख सकती हैं तब तक जब उनकी शादी होने के बाद भी वो अपने ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने बच्चों को वो प्रॉपर्टी। एक मर्द जो है वो अगर बाहर शादी करे तो उसकी औरत आकर के यहाँ की स्टेट सब्जेक्ट बन जाती है और प्रॉपर्टी यहाँ खरीद सकती है यहाँ। तो ये जो डिस्पैरिटी आदमी और मर्द के अंदर जो है इस एक्ट के द्वारा आई है, ये एक बहुत गलत बात है। खास बात यह है कि सालों से इस मुद्दे पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार ठोस कदम उठाने से बचती रही है। हमारा आज का सवाल साफ है, आखिर इस भेदभाव से कश्मीरी महिलाओं को आजादी कब मिलेगी? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज बात करने के लिए हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। मोनिका अरोड़ा हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं जानी मानी, कई बार अहम PILs के मामलों में पैरवी कर चुकी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं मोनिका अरोड़ा। हमारे साथ कांग्रेस से जयवीर शेरगिल होंगे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। साथ ही पंजाब कांग्रेस के लीगल सेल के सह अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आतंकवाद और ड्रग्स जैसे मुद्दों पर वो अखबारों और मैगजीन्स में कॉलम्स भी लिखते हैं। नेत्री भट्ट हमारे साथ हैं, रूट्स इन कश्मीर से जुड़ी हैं, कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीरी पंडितों के हक की आवाज वो लगातार उठाती रहती हैं। सबसे पहली चीज तो ये मोनिका अरोड़ा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने ही देश के एक हिस्से में देश की महिलाओं के साथ इस तरीके के भेदभाव होते रहे और इतने साल तक कोई आवाज ना उठाए, ऐसा कैसे हो सकता है? और खास तौर पर आज जैसा मौका जो हर साल आता है 8 मार्च का, जिसमें आप कुछ बुरा ना माने, कुछ संभ्रांत महिलाएं बड़े बड़े प्रोग्राम्स करती हैं, उसमें गरीब तबके की महिलाओं को दर्शका के तौर पर बुलाया जाता है, तालियां बजती हैं और महिला दिवस बन जाता है, सब घर चले जाते हैं। इस तरीके के मामले हमेशा अनजान, अनसुने और दबे हुए क्यों रहे? रोहित जी, सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बधाई देना चाहती हूँ और साधुवाद करती हूँ जी न्यूज का, जिन्होंने इतना अहम मुद्दा आज उठाया है। हम लोग सालों से कहते आए हैं कि आर्टिकल 35A जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन से इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बिना किसी अमेंडमेंट के, दिस इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन
जो आर्टिकल कहता है कि हम बताएंगे कि परमानेंट रेजिडेंट कौन होता है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद सेक्शन 6 जो है स्टेट असेंबली का, वो डिफाइन करता है कौन परमानेंट रेजिडेंट होगा, उसकी क्या प्रिविलेजेस होंगी, क्या रिस्ट्रिक्शंस होगी और क्या बिलीव करेंगे। एक महिला जो परमानेंट रेजिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर की, अगर वो बाहर शादी करती है किसी और से जो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है कश्मीर का, उसके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उनके बच्चों को वहां में प्रोफेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, वहां पर वो असेंबली में और लोकल बॉडीज में वोट नहीं डाल सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिल सकती। हम कैसा यहां तालिबान लॉ लेकर आए हैं। दूसरी ओर अगर आदमी बाहर शादी करता है, जो परमानेंट रेजिडेंट आदमी है, वो बाहर शादी करता है किसी भी महिला से जो नॉन रेजिडेंट है जम्मू कश्मीर की, वो आती है, वो परमानेंट रेजिडेंट भी बन जाती है, उसके हस्बैंड बच्चों को तमाम सहूलियतें मिलते हैं। आदमी और औरत में इतना अधिक फर्क मैंने पूरी दुनिया में, इतिहास में और कहीं नहीं देखा। इसको ठीक करना चाहिए, बहुत बड़ी एनोमली है आज की डेट में ये। नेत्री, अगर वाकई ये मामला इतना संगीन है, इतना गंभीर है, जो सारे पॉइंट्स उन्होंने अभी भी रेज किए, इसके पहले कभी ये बड़े प्लेटफॉर्म्स पर उठे क्यों नहीं? बड़े प्लेटफॉर्म्स पे इसलिए नहीं उठे, कभी इस तरफ तवज्जो देने की कोशिश नहीं की गई। अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें तो हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सचिन पायलट की वाइफ ले लीजिए, आप सज्जाद लोन की वाइफ ले लीजिए जो पाकिस्तानी है, यासिन मलिक जो सेपरेटिस्ट है उनकी वाइफ भी पाकिस्तानी है। ये लोग तो सारे कहते हैं ना प्लेजर्स ऑफ कश्मीर ऑलरेडी ले चुके हैं। कश्मीर में जब कश्मीरी पंडित्स निकल गए, इनका मेजर जो सेपरेटिज्म था वो यहीं से निकल कर आया। अगर मैं अपने एंगल से बात करूं तो मुझे लगता है सेपरेटिज्म को ये ज्यादा बढ़ावा देता है आर्टिकल 35A, जिसमें कि अगर डॉटर्स राइट नहीं है, वाइफ एंड विडो राइट है, वो भी वाइफ एंड विडो किससे आता है? मेल जेंडर से। तो जेंडर बायस तो यही समझ आता है कि जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि वाइफ और विडो विल बी हैविंग ऑल द राइट्स ऑफ PRC, जो परमानेंट रेजिडेंटशिप सर्टिफिकेट बनती है, उसके सारे राइट्स उसमें आते हैं। लेकिन जो डॉटर का राइट है वो वहीं खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यहां पर ये एब्रोगेशन जो 2014 में बीजेपी लेकर आई थी कि हम एब्रोगेट करेंगे 370 को, उसी को एब्रोगेट, मेरे हिसाब से वो रूट कॉज ही हटा देना चाहिए, 370 ही हटा देना चाहिए, जेंडर वाइज अपने आप खत्म हो जाएगा। जयवीर शेरगिल, बतौर कांग्रेस प्रवक्ता नहीं, बतौर एक वकील और बतौर एक संविधान के स्टूडेंट, संविधान के पढ़ने वाले, जानने वाले और विश्लेषण करने वाले, आपको लगता है कि 35A खासतौर पे जम्मू कश्मीर की महिलाओं को काट के अलग कर दे रहा है, उनके अधिकारों से वंचित करता है? बतौर 21वीं सदी का युवा होने के नाते भी जो आपने मेरी परिचय किया उसके साथ ये भी जोड़ दूं। देखिए, आर्टिकल 35A महिलाओं से भेदभाव करता है। पहला, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उससे ऊपर बड़ा काला धब्बा नहीं हो सकता। अब कर लूं कानून की बात। देखिए, बात की जा रही है क्या ये मुद्दा बड़े प्लेटफॉर्म पे उठाया गया कि नहीं, तो दो जानकारी देना चाहता हूं। पहले, एक याचिका दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर 2015 या अगस्त 2015 में, मेरी जो जानकारी है, एक NGO ने की थी कि आर्टिकल 35A को संविधान से हटा दिया जाए। सरकार को कहा गया था, राज्य सरकार को आप एफिडेविट दीजिए, राज्य सरकार ने एफिडेविट दिया, ये हटाया नहीं जा सकता क्योंकि ये एक अहम हिस्सा है उस कड़ी का जो हमें भारत और उसके संविधान से जोड़ती है। केंद्रीय सरकार भारतीय जनता पार्टी को भी कहा गया था आप भी अपना एफिडेविट फाइल कीजिए और अपना व्यू पॉइंट दे दिए। वो मैं नहीं जानता, बीजेपी का प्रवक्ता बताएंगे कि उस एफिडेविट में क्या कहा गया। बात विधानसभा में पहुंची, लॉ मिनिस्टर मेरे ख्याल मिस्टर बुखारी ने कहा, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा इस मुद्दे पे चर्चा कीजिए और अपनी पोजीशन साफ कीजिए कि 35A संविधान में रहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हर 3 भाषा में बोला जा रहा था, JNK में एक भाषा, दिल्ली में एक भाषा, नागपुर में एक भाषा। तो बुखारी जी ने कहा कि 35A कहीं नहीं जा रहा और हम लड़ेंगे और कि 35A रहे। वकील होने के नाते, कांग्रेस प्रवक्ता के होने से मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई भेदभाव नहीं है। महिलाओं के साथ और भी ऐड कर देता हूं कि एडमिशन की बात अलग है, जमीन की और बात है, खुदा ना खास्ता उनका कल को तलाक हो जाता है, अगर वो डाइवोर्स भी हो जाती हैं और वापस आती हैं अपने स्टेट में, फिर भी उनके बच्चों को
वो जमीन नहीं मिलती। दूसरा, वो अपने बच्चों को जमीन ट्रांसफर भी नहीं कर सकती, सिर्फ अपने माँ बाप से जो जुड़े रिश्तेदार हैं उनको जमीन दे सकती है। तो आज चर्चा जरूर होनी चाहिए, ये एक राजनीतिक बात कर रहा हूं। कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर 2015 को आर्टिकल 370 के बारे कहा है कि सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा ये तय कर सकती कि 370 रहे या ना रहे। तो मुझे लगता है चर्चा शुरू हो जानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि पीडीपी एक भाषा बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी जेएनके में एक भाषा बोल रही है। आपको हिना भट्ट का नाम याद होगा, 370 पे जब चर्चा शुरू हुई थी उन्होंने कहा था मैं बंदूक उठा लूंगी। जितेंद्र जी ने कहा था हमारे मैनिफेस्टो में हम हटा देंगे। आरएसएस में कहा था कि इससे बड़ा इनजस्टिस हो ही नहीं सकता, इसको बिल्कुल हटा दीजिए। तो हमारी पोजीशन है चर्चा कीजिए, बीजेपी की पोजीशन आप उनसे पूछ सकते हैं। बीजेपी का कोई प्रवक्ता आज इत्तेफाक से हमारे कार्यक्रम में है नहीं, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आपने जो बातें अभी कही हैं जयवीर, मैंने आपको वो बतौर कांग्रेस प्रवक्ता कही है, ये मैं समझ सकता हूं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, या कांग्रेस पार्टी में काम करने वाले बतौर कार्यकर्ता और वकील, कानून के जानकार और वकील की राय है? ये पार्टी की राय है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए रोहित जी, वकील की राय भी यही है और पार्टी की राय भी है, और उसमें अड़चन भी क्या है मुझे कोई शर्म नहीं है एडमिट करने में। जब 370 का मामला भी उठता, मैं हमेशा कहता हूं हर चैनल पे, ये राजनीतिक छड़ी नहीं है कि ओवरनाइट 370 खत्म कर दिया। इसमें कानूनी पहलू भी है, कई लोगों के जज्बात भी जुड़े हुए हैं, जमीनी हकीकत जेएनके की क्या है उसकी भी असेसमेंट करनी पड़ेगी। तो आज मैं नहीं कह रहा बिल्कुल हटा दो 370 को ले आओ, मैं कह रहा हूं इस पर चर्चा होनी चाहिए, हर प्रो एंड कॉन को वैल्यू करना चाहिए, फिर सांसद तक बात पहुंचनी चाहिए और इस पे बहस होनी चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड है, मैनिफेस्टो में हटा देना चाहिए, विधानसभा में हम इस पे चर्चा भी नहीं करेंगे। आपको तारीख बता देता हूं, मेरे ख्याल जी न्यूज पे भी वो खबर चली थी, 15 अक्टूबर 2015, जब कांग्रेस ने मुद्दा उठाया इस पे चर्चा कीजिए, तो मार्शल्स ने कांग्रेस के सांसद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद को उठा के विधानसभा से बाहर फेंक दिया था। हमारी मांग सिर्फ इतनी थी, चर्चा कीजिए और अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए। मोनिका जी, अब सवाल यह है कि इससे पहले भी सरकारें रही होंगी जम्मू कश्मीर में, और इससे पहले भी सरकारें रही हैं देश में। पिछले 50 साल में 1954 के बाद से अब तक किसी ने भी इस मसले को चर्चा के लायक नहीं समझा, उठाने के लायक नहीं समझा, कश्मीर की औरतों की आजादी का मसला जरूरी नहीं समझा? देखिए, जैसा आपने कहा रोहित जी, ये सिर्फ कश्मीर की औरतों का मसला नहीं है, मुझे लगता है पूरे देश का मसला है कि कोई भी कश्मीरी जो परमानेंट रेजिडेंट है कश्मीर का, जम्मू का, अगर वो देश से बाहर मणिपुर में, हिमाचल में, पठानकोट में, केरला में कहीं भी शादी करता है, उसकी सारी राइट्स खत्म हो जाएंगी और उस महिला की सारी राइट्स खत्म हो जाएंगी। ऐसा कहीं देखा गया है क्या? हमारा देश एक है या अनेक जगहों में बटा हुआ है? और दूसरी बात आप देखिए, ये जो आर्टिकल 35A है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की मेन बॉडी में दिखता ही नहीं है। 35A आपको कॉन्स्टिट्यूशन में 35 के बाद नहीं दिखेगा, ये पीछे कहीं अपेंडिक्स में डाला गया है। जितने भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो सब एक के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। स्टूडेंट्स या जो लॉ के रिसर्चर्स है उस आर्टिकल ना देख पाते हैं ना पढ़ पाते हैं, यानी इस आर्टिकल की बैकडोर एंट्री की गई है। मुझे लगता है किसी भी पार्टी की कोई भी इस पे स्टैंड रहा हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ बीजेपी, कांग्रेस और एनी अदर पार्टी, अगर ये आर्टिकल है उसमें महिलाओं के साथ भेदभाव है, देश के अन्य राज्यों के साथ भेदभाव है, तो इमीडिएटली इस पे बहस होनी चाहिए और इसको जाना चाहिए, क्योंकि ये रुक नहीं सकता आर्टिकल। आप देखिए, सुनंदा पुष्कर, आज उनकी एक अनफॉर्चुनेट मौत हुई है। सुनंदा पुष्कर भी एक कश्मीरी थी जिनकी शादी फर्स्ट हस्बैंड केरला से थे उनके, और अब जो उनके बच्चे हैं ना वो प्रॉपर्टी के ओनर बन सकते हैं कश्मीर में, ना उनको कोई एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, ना उनको वोटिंग राइट्स दी जा सकती हैं। यानी कोई भी कश्मीरी महिला अगर विडो हो जाती है, डाइवोर्सी हो जाती है, वापस जाकर कश्मीर में बसना चाहती है, तो उसके साथ सौतेला व्यवहार होगा, और ये व्यवहार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 35A के कारण से होगा, और जो स्टेट असेंबली में उन्होंने सेक्शन 6 पास किया हुआ है उसके कारण से होगा। लेकिन ऐसा कैसे हुआ मोनिका जी? चाहिए।